Hello students, welcome again. This is my third lecture of Newton's law. पहले जो दो लेक्चर्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में आपके सामने आए, आपने उनको देखा होगा। और जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने कुछ कुछ अपनी तरफ से ग्राफिक्स वगैरह डालने की कोशिश करी थी, बट आई फेल्ट कि ये जो मोड है टीचिंग का, बोर्ड और मार्कर वाला, उससे बेहतर मोड हो नहीं सकता। और ये जो अगला लेक्चर है, this lecture is one of the most important lecture. In fact, the series of next 3-4 lectures are very very important for you guys, not only for IIT JEE Advanced but for a to become a true engineer. आपका न्यूटन्स लॉ पे कमांड होना बहुत जरूरी है. So looking at all these aspects, I decided to come back on the board ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये लेक्चर डिलीवर कर सकूं. So I am starting with the solutions of DPP number 15. और इसमें देखो बच्चों, आंसर्स आपके पास ऑलरेडी आ गए होंगे, नहीं आते तो मैं आंसर्स भी लिख देता हूँ, बोलता जाता हूँ. फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड ए सी. लिख देते हैं यहाँ पे. फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर है ए, थर्ड ए सी, फोर्थ ए बी, फिफ्थ ऑल्सो ए बी, sixth BC, seventh ABC, eighth BD, ninth 45, 10th PQRST, T, PQS, and PR. So I'm starting with first question. मेरे को जो क्वेश्चन लगेगा कि ज़्यादा टफ है, मैं उन्हीं को यहाँ पर सॉल्व करूँगा. तो बाकी क्वेश्चंस को आप अपनी डाउट क्लास में अपने फैकल्टी से पूछ सकते हैं, जो आपकी इस समय लॉकडाउन के दौरान व्हाट्सएप पे डाउट क्लास चल रही है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रिवियल क्वेश्चन, इसलिए इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं. फॉर ए पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन सम टाइम इंटरवल. It is also given that final velocity is smaller than initial velocity. तो देखो बच्चों, डिस्टेंस जो है वो 3 गुना है डिस्प्लेसमेंट का. तो ऐसा पॉसिबल कैसे कैसे हो सकता है? एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, देन स्टॉप्स हियर, देन कम्स बैक. इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी छोटी होगी. हमको पता है अगर ये पार्टिकल रुका, इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली रिटार्ड रहा होगा शुरुआत में, बाद में एक्सीलरेट हुआ होगा. सो आई एम अप्लाइंग इक्वेशन हियर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ए इंटू ट्वाइस ऑफ एस. यहां से लेकर यहां तक की बात हो गई, ए से लेकर बी तक की. नाउ आई एम अप्लाइंग इक्वेशन फ्रॉम बी टू सी. देन आई कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए इंटू एस. जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो v डिवाइडेड बाय u की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, बट वी वांटेड टू कैलकुलेट u डिवाइड बाय v, सो इट विल बी √2. अब ये हो गई पहली सिचुएशन, केस नंबर 1. द सेकेंड सिचुएशन, द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दिस कि ये ऐसे जाए s और ऐसे आ जाए 2s. अब देखो, इसमें भी जो डिस्टेंस है वो 3s है और डिस्प्लेसमेंट जो है s है, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है? इस बार अगर आप सेम टू सेम कैलकुलेशंस करेंगे तो अगली बार आपका u डिवाइड बाय v जो आएगा दैट विल बी 1/√2. बट हमें तो वो वाला केस चुनना था जिस केस में इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से बड़ी आए. सो योर करेक्ट आंसर विल बी √2. इसी क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते थे, और ग्राफ में इसको इस तरह से आप विजुलाइज करें कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम है, एंड योर इनिशियल वेलोसिटी इज लार्जर देन फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 ऑफ डिस्टेंस. तो अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस का 1/3 है, ये इसका अल्टरनेट मेथड है बच्चों. इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है कि ये एरिया 2a हो जाए और ये वाला एरिया जो है वो a हो जाए, एंड दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, बोथ द एंगल्स आर सेम बिकॉज द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. अब हमें
क्या क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का रेशियो। देखो बच्चों, अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लीजिए टी नॉट है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं टी नॉट प्राइम है। दिस हाइट विल बी a times t naught prime, where a is the slope and this height will be a times t naught. ये अल्टरनेट मेथड आप सॉल्व कर रहे हो एरिया की मदद से। एरिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जब इसका एरिया हम लोग जोड़ेंगे, तो अगर साइन के साथ जोड़ेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा s, और मैग्नीट्यूड के साथ जोड़ेंगे तो आएगा 3s, राइट। सो आई कैन राइट 2 टाइम्स a is equal to half into a t naught into t naught, and I can also write a is equal to half into a t naught prime into t naught prime. So when I'll divide both of them, I'll get t naught divided by t naught prime is equal to root 2. Why this is so important for me? Because actually t naught divided by t naught prime is the ratio of their velocities. This is final velocity. आप ध्यान से देखिए, यही तो है फाइनल वेलोसिटी और यही तो है इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम डायग्राम में मैं इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता हूँ और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी तक जाता हूँ। तो टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट प्राइम में ऊपर नीचे ए से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जो ऊपर वाला ए टी नॉट है दैट विल बी दिस हाइट विच इज इनिशियल वेलोसिटी, एंड जो नीचे वाला ए टी नॉट प्राइम है दैट विल बी दिस हाइट, and this height will be final velocity. So this is another way you can calculate the same value. Okay, now I think we can discuss question number 4. ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। मैं देखता हूं इसको यहां पर, लेट मी ट्राई टू अरेंज। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे बोल सकते हो आप कि स्ट्रेट लाइन में तब चलता है व्हेन ए वेक्टर इज पैरेलल टू यू वेक्टर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ए, उसमें जो ए वेक्टर है उसको लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप विच इज पैरेलल टू, यू कैन से ये एक तरह से ये जो है ना बच्चों, दिस इज पैरेलल टू वी कैप, यानी कि वेलोसिटी के पैरेलल है। इसको मैं सीधा वी वेक्टर नहीं लिख सकता क्योंकि यूनिट्स अलग है। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर ने वी वेक्टर क्यों नहीं लिखा। इसको मैं वी वेक्टर नहीं लिख सकता, पैरेलल बोल सकता हूँ, यूनिट वेक्टर दोनों के कंपेयर कर सकता हूँ। इसका मतलब ए आंसर आएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन चलेगा। बी देखिए, बी वाले में जो एक्सेलेरेशन है उसको लिख सकते हैं माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप minus j cap plus k cap. So this is also parallel to velocity. So B is also correct answer. जो बाकी दो हैं उसमें straight line नहीं आएगा। Next question is question number 5, where you are supposed to find out the location of maxima and minima. So what is the usual practice? First of all, we'll differentiate it. So f prime x will be equal to denominator x square plus 4 to the power 3 by 2 into differentiation of numerator minus differentiation of denominator to the power half into twice of x divided by x square plus 4 whole 3 is equal to 0. ओके, इसमें से ऐसा करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाहर निकाल लेते हैं विच इज अ नॉन जीरो नंबर। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 minus 3x square is equal to 0. This term will be 0. On solving, you will get x is equal to plus minus root 2. Right? I think we are getting plus minus root 2. This is 2 3x square. Yes. एक बार और चेक कर लेते हैं। 2x स्क्वायर, हाँ सही, परफेक्ट। चलो बच्चों, अब देखो इसको, इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करना चाहें तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बल्कि ग्राफ प्लॉट करके हम कई बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कहाँ आ सकते हैं। x बराबर 0 पे 0 है, x बराबर इनफाइनाइट पे 0 है, x बराबर माइनस इनफाइनाइट पे 0 है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस पोलिनोमियल
सो अगर मैं बिना पेन उठाए ग्राफ बनाना चाहता हूँ कंटिन्यूअस, तो मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उससे एक आइडिया लगेगा कि रूट 2 वाला जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है, माइनस रूट 2 वाला जो पॉइंट है वो मिनिमा है, एंड दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एक्स। हालांकि आप लोग डबल डिफरेंशिएट करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा और कौन से पॉइंट पर मिनिमा आएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कॉम्प्रेंशन, 6 से लेकर के और 8 है ना, 8 तक के कॉम्प्रेंशन है। तो इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है विच इज़ अ वेरी सिंपल ग्राफ। वो जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, और अच्छी बात यह है कि पूरा सिमेट्रिकल ग्राफ है। जितना ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है एग्जैक्टली उतना ही ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे भी है। दिस इज 1, 3, 4, 5, then 7, then 8. The height is given to you. This is velocity versus time graph. Time is in second, velocity is in meter per second. This is 4. So if you calculate area of the upper part and if you calculate the area of the lower part, both the areas are same. You can calculate area which is equal to half into ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 4 + 2 6 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स 4, सो दिस इज 12 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जिस दौरान पॉजिटिव थी उस दौरान उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 12 मीटर। जिस दौरान नेगेटिव थी उस दौरान भी कितना ट्रेवल किया, 12 मीटर। तो अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 24। डिस्प्लेसमेंट बताइए 0। कब से कब तक का बता रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8 तक का मैंने बताया। तो जो पहला ऑप्शन है वो इसी के बारे में है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। पहला क्वेश्चन, नॉट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। According to VT curve, choose the correct option. Magnitude of maximum speed during the course of motion is 4. Yes, ये है maximum speed। यहाँ भी maximum speed है, ये एक्चुअली यहाँ भी -4 दे रखा है। B, magnitude of average speed from 0 to 8. What is the meaning of average speed? Average speed निकलता है यहाँ से। Average speed का मतलब होता है total distance divided by total time. So it is obviously 3 meter per second. Magnitude of average velocity will be 0 because the total displacement is 0. Averaged over 8 seconds. 8 seconds में पूछा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 8th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 1.5 इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं, t इक्वल टू 1.5 तो यहाँ कहीं पे है। t इक्वल टू 1.5 पर जो एक्सेलेरेशन है वो तो 0 है। एक्सेलेरेशन है t इज इक्वल टू 4। t इक्वल टू 4 पे बात करें तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना बच्चों, वो बेसिकली स्लोप किधर से नापा जाता है, इधर से। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, यानी कि t इक्वल टू 4 पर अगर मैं tan थीटा निकालूं तो वो होगा tan ऑफ पाई माइनस 5। मैंने इधर वाला एंगल फाई ले लिया, इधर वाला थीटा ले लिया, और दिस इज -tan5, and you can easily find out this slope 4 divided by 1, so this will be -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन, फ्रॉम 1 to 3 seconds the acceleration is non-zero. No, from 1 to 3 seconds the acceleration is 0. From 5 to 7 seconds also the acceleration is 0. तो ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं इसके कंप्लीट हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9 इतनी सी जगह में हो जाएगा। बच्चों को 9 में भी दिक्कत हो सकती है। इट इज गिवन दैट एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल is varying according to a formula a is equal to -1 upon t square, which means that dv divided by dt is equal to -1 by t square. So I can write -1 upon t square dt is equal to dv। t is equal to 1 second पर मुझे वेलोसिटी दे रखी 3,
और t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर मेरे से वेलोसिटी पूछी जा रही है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करें, 1/t² का इंटीग्रेशन होता है -1/t, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, योर लिमिट्स विल बी 1/4, एक बार 1/4 लिमिट डालोगे 4 तो एक बार आएगा 1/4 फिर -1, सो यूल गेट -3/4 ईयर। उधर v-3 सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 2.25 मीटर पर सेकेंड। इसको आप लिख सकते हो 225 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है 225/5, 225/5 विच इज इक्वल टू 45। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा इसका 45, बिकॉज दिस डिवाइडेड बाय 5 विल बी योर आंसर। So the last question of DPP, question number 10th, which is a match the column. You are given x which is 3t² minus 8t plus 5. इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, इससे आपको वेलोसिटी मिलेगी। एक और बार डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलेरेशन इससे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलेरेशन जो है ना वो कांस्टेंट है। पूछा जा रहा है कि ए ऑप्शन अगर आप देखें सबसे पहले तो पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन इसका कब है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी मैचिंग हो जाएगी सबसे, हर मोमेंट पर ही 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। बी ऑप्शन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो आप चेक करिए कि वेलोसिटी 0 कब आती है, तो इससे आपको टी मिल जाएगा 4/3 सेकेंड्स। 4/3 सेकेंड्स पर वेलोसिटी 0 है, 4/3 3/4 4/3, इसका मतलब इसका मैचिंग हो जाएगा टी से। मैंने क्या आंसर दिया, टी दिया। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ये कब नेगेटिव होगी। तो 6t - 8 इज लेस देन 0, सो t शुड बी लेस देन 4/3। तो ऑल दी ऑप्शंस विच आर हैविंग आंसर लेस देन 4/3, तो जैसे एक तो 1, ठीक है, और एक हो गया q, ये भी लेस देन 4/3 है, और एक 0 और s, तो इसके करेक्ट आंसर होने चाहिए PQS। पार्टिकल इज एट ओरिजिन, पार्टिकल एट ओरिजिन का मतलब हो गया x बराबर 0 कब कब है, तो आप इसको x बराबर 0 करें, इससे 3t² - 8t + 5 बराबर 0 करते हैं, सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 ± √64 -4ac विच इज 60 डिवाइड बाय 2 × 3, सो यू विल गेट 8 ± 2। एक बार 8 - 2 आएगा, यानी कि एक तो 1 सेकेंड दिख रहा है मेरे को आंसर, एक बार 8 + 2 आएगा, एक दिख रहा है मेरे को 5/3। इसका मतलब 1 सेकेंड एंड 5/3, P एंड Q, P एंड R, ये दो ऑप्शन इसके मैच करेंगे। बट एट द सेम टाइम देखो बच्चों, ये तो हो गया प्योर मैथमेटिकली, मैंने देखा कब वेलोसिटी नेगेटिव है, कब वेलोसिटी 0 है, कब पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है, कब पोजीशन नेगेटिव है। लेकिन इसी चीज़ को हम लोग प्लॉट करके भी समझ सकते हैं। ये एक सिंपल सा पैराबोला है, और इस पैराबोला को अगर आप प्लॉट करना चाहते हो तो एक तो t बराबर 0 पर इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 5। एक ये देखिए 0 कब कब आता है, तो 1 और 5/3 पे ये 0 आता है, 1 और 5/3 पे 0 आता है। दिस इज अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला हम लोग जब बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। This point is 1 and this point is 5/3 and this point is the middle point of both. This is 4/3. इसका मतलब हम लोग ये देख सकते हैं, इस ग्राफ से सारा आंसर दे सकते हैं। पोजीशन वर्सेस टाइम डायग्राम का जो ग्राफ है उससे हम सारा आंसर दे सकते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ये वो रीजन है जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो लेस देन 0 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है ये वो रीजन है जिसमें वेलोसिटी मोर देन 0 है। तो लगभग सारे आंसर्स हम यहाँ से दे सकते हैं, और एक्सेलेरेशन इसका कांस्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ ए पैराबोलिक फंक्शन इज कांस्टेंट। पैराबोलिक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है, वो हमारे केस में आ रहा है 6। तो वो सारे ऑप्शन जो है ना बच्चों, वो आप इस ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं काम करने की। तो ये तो था अपना डीपीपी का डिस्कशन। अब हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, और पिछले लेक्चर में हमने जो थ्योरी पढ़ी थी उसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे।
एक एग्जांपल और देख लेते हैं उसका। मेरे पास एक पुली है, दिस इज आइडियल पुली। यहाँ पर कोई बॉडी अटैच्ड है, 50 kg की बॉडी है। यहाँ पर एक बॉडी अटैच्ड है, वो 100 kg की बॉडी है। दिस इज आइडियल पुली, मासलेस नेग्लिजिबल मास वाली पुली है। यहाँ पर मैंने एक रस्सी से इसको बांध रखा है, ऐसे फिक्स कर रखा है। जो रस्सियां हैं वो मासलेस है। इससे आप एक कंटिन्यूस रस्सी में एक यूनिफॉर्म टेंशन मान सकते हैं। आपको बताना है टेंशन 1, टेंशन 2, टेंशन 3 एंड टेंशन 4। एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यू कैलकुलेट टेंशन, ऑल द टेंशंस जो मैंने दिखाई है। आपको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जरूरत पड़े तो आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। आई एम कंटिन्यूइंग माय सॉल्यूशन, तो मैं जारी रखूंगा, लेकिन आप ट्राई करने के बाद उसको देखेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग उसके जितने भी फोर्सेस होते हैं, ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड ऑल द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, वो सारे फोर्सेस दिखाते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर की टेंशन मैंने T3 मान ली है, इधर भी टेंशन T3 है, और इधर लग रहा है 1000 न्यूटन, इधर लग रहा होगा 500 न्यूटन। एक काम करते हैं, इसको साफ सफाई से इधर बनाते हैं। इधर लग रहा होगा 500, इधर लग रहा है T2, और एक नीचे लग रहा है T1, राइट। इसका तो क्लियर कट दिख ही रहा है अपने को, इसका अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। इस पे लग रहा होगा T3। पुली की बात करें तो पुली के ऊपर भी लग रहा होगा T3 एंड इधर लग रहा होगा T2। ओके, पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम इधर और बना देता हूं मैं। यहाँ पे लग रहा होगा T4, यहाँ पे लग रहा होगा T3, यहाँ लग रहा होगा T2, राइट। So now we have to apply Newton's law because the objects are in equilibrium. So net acceleration will be 0. तो इसके लिए लगाता हूँ, I can write 1000 minus T3 is equal to 0. This is my equation number 1. पुली के लिए आप देख सकते हैं, देखो पुली में क्या है, बिकॉज पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज आइडियल। इसका मतलब ये है कि ये पूरी पूरी टेंशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा क्यों, दोनों तरफ से बराबर खिंचाव होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है, कोई रोकने वाला भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ नहीं रहा। जब भी पुली फ्रिक्शनलेस होती है तो दोनों तरफ की जो टेंशन है वो इक्वल हो जाती है। बाद में आप लोग जब आरबीडी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर ये समझोगे इसको इस तरह से कि पुली नहीं घूम रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों का टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, और टॉर्क जीरो तभी हो सकता है जब दोनों T2 बराबर T3 हो। इसका मतलब T2 T3 के बराबर है। और आज के बाद आप याद भी रखेंगे, इन एनी कंटिन्यूअस स्ट्रिंग विच इज मासलेस द टेंशन विल रिमेन सेम थ्रू आउट, कंटिन्यूस होना चाहिए बस। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की रस्सी में टेंशन सेम आएगी। Now I am applying Newton's law for this object. So I can write 500 plus T1 is equal to T2. This is my third equation. And if I calculate T4, T4 will be equal to T2 plus T3, which is also equal to 2 times T2 or 2 times T3. So I can calculate T3 from here. T3 is 1000. So T2 is also 1000. So this will be 2000 Newton. ठीक है, उसके बाद T2 आपने निकाल लिया 1000, आपको T1 चाहिए तो इक्वेशन नंबर 3 का इस्तेमाल करें और T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग 500 न्यूटन। तो ये इक्विलिब्रियम का एक और छोटा सा प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम आप और ट्राई करेंगे। मान लीजिए यहां पर इस तरह से एक दीवार है और दीवार के पास में एक ब्लॉक है। इस तरह से एक ब्लॉक है, दिस वॉल इज फ्रिक्शनलेस वॉल। इस ब्लॉक का मास है m, और यहां पर एक और बॉडी है लाइक दिस,
इस बॉल का, इस वाली बॉडी का मास है नीटा टाइम्स एम। ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं एंड दिस एंगल इज थीटा। ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एंड देयर इज अ पर्सन, एक आदमी है, वो आदमी अपने हाथों से इस बॉडी को रॉक करके, पूरे सिस्टम को रॉक करके खड़ा हुआ है। आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ऑन ब्लॉक so that system remains in equilibrium. You have to calculate force applied by person. फोर्स, एक ही फोर्स आएगा यूनिक। ज्यादा लगा दोगे तो ये पीछे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। कम लगाओगे तो ये ब्लॉक आगे सरक जाएगा। एक ही फोर्स, यूनिक वैल्यू आएगी। दैट फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट so that entire system remains in equilibrium. All the surfaces are smooth and masses are given to you. 2 मिनट का ब्रेक लीजिए और उसके बाद सॉल्व करिए। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला काम बच्चों में ये करना होता है, जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी सेकेंड लेक्चर में इसकी स्टेप्स लिखाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस बन सकते थे, जैसे कि दीवार ने कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाया इस बॉडी के ऊपर। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो बॉडी है ना, ये वाली बॉडी, एक सेकेंड, ये जो नीचे वाली बॉडी है ना, ये दीवार को टच नहीं करती। ये जो नीचे वाली बॉडी है ये दीवार को टच नहीं करती। तो वो डायग्राम थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, बेटर हो जाए। तो जो नीचे वाली बॉडी है ना, वो दीवार से थोड़ी सी दूर है, इट इज नॉट टचिंग दी वॉल। क्योंकि अगर मैं टच करूंगा तो वो डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो जो मैं जानना चाह रहा था, जो मैं पूछना चाह रहा था, वो अलग है। टच करूंगा तो क्या होगा, फिर इस दीवार पे भी नॉर्मल, इस दीवार से भी इस पे नॉर्मल आएगा। तो एक नॉर्मल एक्शन यहां से आएगा बच्चों, एक नॉर्मल एक्शन दोनों के बीच का आएगा, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा है mg। दिस एंगल इज थीटा, so this angle is also theta, so this is 90 minus theta and this is theta, right? यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो n होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, दीवार को टच नहीं करवाया मैंने, इसका मतलब उधर से कोई नॉर्मल नहीं आएगा। इधर से उस आदमी का फोर्स जो कि हम जानना चाह रहे हैं, और एक इसका नीटा टाइम्स mg, और एक जमीन से नॉर्मल रिएक्शन n प्राइम। इस नॉर्मल रिएक्शन को n डबल प्राइम बोल दो, दीवार वाले को n डबल प्राइम बोल दो, इनके बीच वाले को n बोल दो, और जमीन वाले को बोल दो n प्राइम। सो नाउ आवर फ्री बॉडी डायग्राम्स आर रेडी, एंड सिंस द ऑब्जेक्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो इन ऑल द डायरेक्शन। ऑल द डायरेक्शन का मतलब y, x, एनी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो आपका मन करे कंसिडर करने का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके 2 टुकड़े कर रहा हूँ, एक n साइन थीटा हो गया और एक n कॉस थीटा हो गया। ठीक, y डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो आई कैन राइट mg इज इक्वल टू n साइन थीटा, इक्वेशन 1। x डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करते हैं, सो आई कैन राइट दिस इज n cos थीटा। x डायरेक्शन में आएगा n साइन थीटा इज इक्वल टू n प्राइम, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ये वाला एंगल थीटा है, सो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो आई कैन राइट n साइन थीटा, इसका इधर वाला कंपोनेंट इज इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर 3। देन इधर की तरफ लग रहा है नीटा mg, उसके अलावा नीचे लग रहा होगा n cos थीटा, दिस मस्ट बी इक्वल टू n प्राइम। देखो, ये मैंने हालांकि आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते थे। हाउ मच नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय ग्राउंड, हाउ मच नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय वॉल, एंड इन फ्यूचर इन नेक्स्ट चैप्टर व्हेन वी विल स्टडी फ्रिक्शन, देयर कैन बी फ्रिक्शन फोर्सेस बिटवीन द वॉल एंड द ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ग्राउंड एंड द ऑब्जेक्ट। और जब फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा तो फिर ये नॉर्मल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें नॉर्मल कैलकुलेट करना भी आना चाहिए।
फिलहाल तो मेरा जो आंसर है वो एफ है, और एफ को मैं ढूंढ रहा हूँ। देखो यहाँ से एन की वैल्यू यहाँ रखते हैं, मेरा एफ आ जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एन, विच इज इक्वल टू एम जी बाय कॉस थीटा। सो योर आंसर इज एम जी टेन थीटा। ये करेक्ट आंसर है, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको एन प्राइम यानी ग्राउंड से नॉर्मल चाहिए तो उसमें एन कॉस थीटा की वैल्यू भर दें। इसका मतलब एन प्राइम की वैल्यू आएगी एम जी इंटू वन प्लस नीटा। चाहिए तो आप निकाल सकते हो। वैसे आप एन प्राइम की वैल्यू लॉजिकली निकाल भी सकते थे। आप इसको एक पूरा सिस्टम की तरह मान लो, और अगर इसको एक पूरा सिस्टम की तरह मान लोगे तो इंटरनल फोर्सेस जो हैं उनका सम हो जाएगा जीरो। बाहर से एक ही फोर्स लग रहा है एन प्राइम, और जमीन से मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे की तरफ जो है इन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं। सो द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड इज एन प्राइम एंड द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नीटा एम जी एंड एम जी, एंड एन प्राइम विल बी डायरेक्टली इक्वल टू नीटा एम जी प्लस एम जी। फ्यूचर में फ्रिक्शन फोर्स वाले क्वेश्चंस में आपको कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके तो ये था अपना एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, इसी चैप्टर में आप देखना आगे जाकर के मैं इस बंदे को हटा दूंगा। तो जब ये बंदा हटेगा तो ये एक्सेलेरेट होगा, तो आगे 2 लेक्चर के बाद मैं आपसे इस बंदे के हटने के बाद इनका एक्सेलेरेशन भी पूछूंगा। तो एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलेरेटेड। तो इसमें क्या है बच्चों, सबसे पहले तो स्टेप्स जो यूज होंगे वो मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे आप लिख सकते हैं हेडिंग एनएलएम, एप्लीकेशन ऑफ एनएलएम व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एक्सेलरेटेड। तो जब ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड होंगे तो न्यूटन्स लॉ कैसे लगाना है, किस तरह से उसको यूज करना है, वो हम यहां सीखेंगे। पहला स्टेप, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी बनाना तो ये मान के चलो कि सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट है, जेनरिक रिक्वायरमेंट है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। सेकंड, अप्लाई एनएलएम। एनएलएम कैसे लगाओगे आप, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्स, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई, एंड सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू एम इंटू एफ जेड। आप अपनी मनपसंद के कोई भी 2 या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे और उन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे। फॉर्म इक्वेशंस एंड सॉल्व। हाउ मेनी न्यूटन्स लॉ आई एम सपोज टू अप्लाई, तो उसका जवाब है एज पर रिक्वायरमेंट। जब आप न्यूटन्स लॉ लगाना शुरू करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तो आप कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, आपको लगता है कि आपके जवाब मिल गए सारे के सारे, तो आपको दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि यार मेरे को और इक्वेशंस चाहिए, वेरिएबल ज़्यादा आ गए, तो फिर आपको दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए, तीसरे पे जाना चाहिए। वैसे मेरा अनुभव रहा है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं लगभग लगभग सभी पर हमको न्यूटन्स लॉ लगाना पड़ जाता है। ठीक है, साइड में इसको यूटिलाइज करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि कैसे न्यूटन्स लॉ हमको यहाँ लगाना है। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है m1 मास का और एक दूसरा ब्लॉक है m2 मास का, एंड आई एम अप्लाइंग F2 फोर्स हियर एंड हियर आई एम अप्लाइंग F1 फोर्स, एंड this is placed on a smooth surface। आपसे पूछा जा सकता है इसमें टेंशन बताइए और इसका एक्सेलेरेशन बताइए। 2 बातें आपसे पूछी जा सकती है। मैं क्वेश्चन यहां ढंग से लिख देता हूं, कैलकुलेट टेंशन एंड एक्सेलेरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि हमें पता नहीं है कि एक्सेलरेटेड राइट साइड में होंगे लेफ्ट साइड में होंगे, तो ऐसे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी एक डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेटेड मान के आगे बढ़ सकते हो।
तो मैं पहला स्टेप आपके सामने बनाने जा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। इसका मतलब इसमें जो भी फोर्सेस है वो दिखा रहा हूँ, बिकॉज surfaces are smooth, so there is no friction force. In fact, in this chapter we are not going to talk about friction force at all. So I am assuming that both the blocks are moving in this direction, and I am not using any string constraint. It is a simple general common sense. Both the blocks are tied by one string, and string is inextensible. So if acceleration of one block is a, then the other block is also a. दोनों का एक्सेलेरेशन एक ही दिशा में होना ही होगा। रस्सी से बंधे है ना, ठीक है। अब पहला स्टेप कंप्लीट हो गया बच्चों। अच्छा, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने नॉर्मल तो बनाया ही नहीं। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे नॉर्मल की मेरे को भी जरूरत पड़ेगी नहीं, और अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन निकालने के लिए नॉर्मल चाहिए होता। तो कोई बात नहीं, चलो हमने नॉर्मल भी बना दिया। सो नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। मैंने अपने मन में इधर एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया। सबसे पहले इसके लिए लगाते हैं t माइनस एफ वन इज इक्वल टू एम वन ए, वाई डायरेक्शन में एन वन इज इक्वल टू एम वन जी। वाई डायरेक्शन में दोनों बराबर कैसे हो गए, बिकॉज ये वाई डायरेक्शन में ये ब्लॉक ऐसे मूव नहीं कर सकते, ये कॉमन सेंस है। ये तो कोई बच्चा ऊपर भी एक एक्सेलरेशन अज्यूम करके बोले कि सर मैंने तो मान लिया, न्यूटन्स लॉ लगा दिया, और फिर उसके बाद परेशान हो रहा है कि सॉल्व कैसे करना है। इट इज कॉमन सेंस। इफ यू आर पुलिंग समथिंग हॉरिजॉन्टली तो ऊपर जाने का चांस ही नहीं है। इसका मतलब इधर एक्सेलरेशन मानना भी नहीं है, आएगा भी नहीं। इस ब्लॉक की बात करते हैं। F2 लगाते कैसे न्यूटन्स लॉ वो भी समझिए। उधर की तरफ का नेट फोर्स दिस माइनस दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, एंड देयर इज वन मोर इक्वेशन N2 इज इक्वल टू M2G 4। नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर देता हूं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आई कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन which is equal to F2 minus F1 divided by M1 plus M2, and I can also calculate tension which is F1 plus M1 into F2 minus F1 divided by M1 plus M2. So you will get F1 M1 plus F1 M2 plus F1 M2 plus F2 M1 minus M1 F1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये वाली टर्म मुझे कटती सी नजर आ रही है। इसका मतलब इसमें जो टेंशन होगा दैट विल बी F1 M2 अपॉन प्लस F2 M1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, लेकिन इसका एक एस्पेक्ट और है, और वो एस्पेक्ट ये है कि अगर हम चाहते तो इसको एक पूरा सिस्टम की तरह मान लेते और डायरेक्ट इसका एक्सेलरेशन लिख सकते थे। दिस इज अल्टरनेट मेथड। सो इफ आई एम अज्यूमिंग दिस लाइक ए सिस्टम, देन आई कैन से दैट टोटल फोर्स इज F2 माइनस F1 डिवाइड बाय टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। कैसे आया ये ऐसे आया कि सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो है F2 माइनस F1 एक्सटर्नल, एंड दैट शुड बी इक्वल टू M2A प्लस M1A। सिस्टम की अप्रोच को हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी तो मैंने ऐसे जनरल एक आइडिया दिया। सिस्टम अलग से पढ़ाया जाने पर उतना अच्छा समझ में नहीं आता जितना कि हर एक सवाल में उसको विजुलाइज करने पे आता है। तो हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे जहां पर भी सिस्टम की एप्लीकेशन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मैं आपको एक मेथड के बाद सिस्टम से दूसरा मेथड जरूर बताने की कोशिश करूंगा, और वो धीरे धीरे करके जब एक्चुअल में मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको फिर वो पहले से ही पता होगा और आपको सिस्टम को अप्लाई करना आसान लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका अल्टरनेट मेथड। ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज बता देता हूं। अगर मान लो जैसे सवाल में से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता और मेरे पास 4 ऑप्शन होते, तो एक तो F1 बराबर F2 अगर आ गया तो एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। तो चारों ऑप्शन में चेक करो किसमें एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। उसके अलावा अगर F1 बराबर F2 होते तो टेंशन भी F के बराबर हो जाती। कैसे? क्योंकि अगर ये चल ही नहीं रहे, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो F1 बराबर F2 रखने पर जिसमें टेंशन F के बराबर आ रही हो,
वही आंसर है। तो वो ऑब्जेक्टिव मेथड है। उसके अलावा एक छोटी सी बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो हमें सीखनी चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन M2। M2 वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स बताओ। अब देखो बच्चों, नेट फोर्स निकालने के लिए कई बार हम लोग इधर का फोर्स निकालते हैं, इधर का निकालते हैं, ऊपर का निकालते हैं, नीचे का निकालते हैं, फिर उसको वेक्टोरिकली जोड़ते हैं। लेकिन इसके बजाय आप न्यूटन्स लॉ का इस्तेमाल करो। कैसे? मैंने पूछा नेट फोर्स, आपने कहा एम ए, तो यू जस्ट राइट एम ए। नेट फोर्स ऑन M2 इज एम ए, दैट्स इट। एम ए ही तो नेट फोर्स होता है, यही तो न्यूटन्स लॉ है। नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इज मास इनटू इट्स एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इस वैल्यू को आप यहां से यहां डाल देंगे ना, तो सीधा आपको M2 के ऊपर नेट फोर्स मिल जाएगा। दी अदर वे इज F2 माइनस टी, बिकॉज ये तो बैलेंस हो गया। अब आप इतनी मेहनत करो, F2 में से T को माइनस करो, उसके बाद सीधा क्या लिख सकते हो? M2A। एक्सेलेरेटर ऑब्जेक्ट का हमारा अगला एग्जाम्पल है। यू हैव अ बॉडी ऑफ 10 kg मास and it is connected with a rope of 10 kg mass। रस्सी का मास भी 10 किलो है and this mass is uniform throughout। ओके एंड उसके नीचे एक और बॉडी कनेक्टेड है 20 किलो की, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, कोई उसको ऊपर खींच करके ले जा रहा है F4 से, एंड एक्सेलेरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन पूरे का 1 मीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दिस, somebody is pulling like this, ऐसे। और नीचे की तरफ जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब ये मत समझना बच्चों कि इसका एक्सेलेरेशन नीचे 10 है और ऊपर 1 है। इसका एक्सेलेरेशन ऊपर ही 1 है। ये तो जी जो होता है ना, जी मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ा जाए, फ्रीली बिना खींचे एकदम ऐसे छोड़ दिया जाए, तो जिस एक्सेलेरेशन से वो गिरता है वो होता है ये 10, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यू आर सपोज टू कैलकुलेट फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट, F, second, tension at the topmost point, tension at the middle, and tension at the lowest point of the rope. Third, net force on 10 kg object, net force on 10 kg object. Fourth, tension as a function of y in string, in string या rope बोल दें, if y is taken from lowest end। इसमें कोई बच्चा अगर इसको कैलकुलेट कर लेगा तो इन सब के आंसर डायरेक्टली दे सकता है। y बराबर 0 डाल देगा तो लोएस्ट पॉइंट की टेंशन आ जाएगी। y बराबर L/2 डाल देगा, इसकी जो लेंथ है वो मान लेता हूं मैं 2 मीटर, तो y बराबर 1 मीटर डाल देगा तो यहाँ की टेंशन आ जाएगी, और y बराबर 2 मीटर डाल देगा तो वहाँ की टेंशन आ जाएगी। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। इसके लिए मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करेंगे 4 मिनट, 4 मिनट के बाद आप वापस स्टार्ट करेंगे, लेकिन मेरी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। आई एम कंटिन्यूइंग विद द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ क्लियर कट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द एंटायर सिचुएशन। यू हैव वन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 kg विच इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स टेंशन 1, मैंने ऊपर ऊपर वाले पॉइंट की टेंशन 1 मान ली। यू आर अप्लाइंग ए फोर्स F, देन इट्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका जो वेट है वो है 10 टाइम्स g विच इज 100, राइट, एंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे एक सवाल का जवाब तो मैं फटाफट दे सकता हूं कि 10 किलो वाले ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स बताओ। कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये निकालेंगे बेचारे, ये निकालेंगे, फिर डिफरेंस निकालेंगे। मैं सीधा आंसर दे रहा हूं, नेट फोर्स इज ma, 10 into 1, 10 न्यूटन। किसी का भी नेट फोर्स ma होता है, ये बात मैं आपके दिमाग में फिट कर देना चाहता हूं। तो ma, तो थर्ड पार्ट का आंसर फ्री में आ गया। नाउ फॉर द स्ट्रिंग पार्ट,
I am making FBD of the complete string. This tension is T1, this tension is T2. मिडल वाले की टेंशन बाद में देखेंगे. उसका खुद का वेट है 100 and this is also accelerated with an acceleration 1 meter per second square. And last body T2 200 and acceleration 1 meter per second square. Now you can apply Newton's law for all the objects separately for first object and you can understand that in which direction Newton's law should be applied. आप जबरदस्ती एक डायरेक्शन में लगाओगे नहीं, आपको अपने आप फील आ रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, मैं एक्स में क्यों लगाऊं, जेड में क्यों लगाऊं, तो आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि न्यूटन्स लॉ हमें उधर ही लगाना है जिधर उसकी जरूरत है. F माइनस टी वन इज इक्वल टू 10 सॉरी F माइनस टी वन माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 1. इसके ऊपर न्यूटन्स लॉ F माइनस टी वन माइनस 100 इज इक्वल टू एम ए. इसके ऊपर T1 माइनस T2 माइनस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू 1. ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे लग गया. अब तीसरे ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं. T2 माइनस 200 इज इक्वल टू 20 इंटू 1. हम लोग एक बार इसको जोड़ देते हैं. हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन. एक बार जोड़ दीजिए तो इधर आ जाएगा बच्चों 40. T2 T1 gets cancelled. You will get F minus 400. So F is equal to 440. एक बार आपने F निकाल लिया 440 तो T1 आ जाएगा. T1 will be 440 minus 100 minus 10. So it will be 330. T1 आ गया. T2 निकालना है. T2 तो यहां से भी आ जाएगा. T2 इज इक्वल टू 220. F आ गया, T टॉप आ गया, T लोवेस्ट आ गया. अब T मिडल निकालना है और T एज अ फंक्शन ऑफ y निकालना है. तो पहले मैं T मिडल का जुगाड़ करता हूं, फिर T एज अ फंक्शन ऑफ y बताऊंगा. T मिडल निकालने के लिए क्या करो आप, आधी स्प्रिंग का एबीडी बनाओ. आधी का, आधी स्ट्रिंग का. ये है T मिडल. यहाँ नीचे की तरफ लग रहा होगा T2. आधी जो स्ट्रिंग है उसका मास कितना होगा, 50. 50 क्यों होगा, पूरी 10 किलो की है तो आधी कितने किलो की होगी, 5 किलो की. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन द एक्सेलेरेशन. इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो आई कैन राइट T मिडल माइनस 50. T मिडल माइनस 50 माइनस T2 is equal to 5 times 1. We have already calculated T2. So T middle will be equal to 5 plus 50 plus 220 and you will get 55 plus 220. मुझे लग रहा है ये हो गया 275 न्यूटन. कोई कैलकुलेशन एरर हो तो चेक करते रहना बैठे बैठे. ठीक है, तो 275 न्यूटन का टेंशन ये आ रहा है यहाँ पर. अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन में लास्ट वाला पार्ट तो मैं आपको बताऊंगा. अब इसी क्वेश्चन को करने का एक अलग एस्पेक्ट ये हो सकता था कि मैं यहाँ पर एक सिस्टम की इक्वेशन ले लेता. सिस्टम पे बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 400 न्यूटन एंड आई कैन डायरेक्टली अप्लाई इक्वेशन ऑन दिस सिस्टम. ये अल्टरनेट मेथड है, इससे सीधा मुझे F मिलेगा. सो आई कैन से F माइनस 400 इज इक्वल टू 40 इंटू 1. सो F विल बी इक्वल टू 440. यानी कि 3 इक्वेशन बनाने के बजाय मैं डायरेक्ट F यहां से निकाल सकता था सिस्टम की इक्वेशन से. जब मुझे T टॉप चाहिए तो मैं यहां से यहां तक का सिस्टम ले सकता था. नीचे नीचे वाले के लिए नीचे नीचे वाले का डायरेक्ट न्यूटन्स लॉ लगा सकता था. उसके अलावा मैं इस क्वेश्चन को देखते देखते, यानी कि आप डायग्राम देखते देखते क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. कैसे, वो देखो. इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स है 10. ओके, इस ऑब्जेक्ट पे आपने लगाया 450. इसका मतलब नीचे नेट फोर्स आना चाहिए 330. अब नीचे नेट फोर्स 330, उसमें से 100 न्यूटन जो है वो तो हो गया आपका ग्रेविटी. तो बचा हुआ जो 230 है वो कौन होगा, वो टेंशन होगा. आप चेक करिए अपना टेंशन गड़बड़ तो नहीं कर दिया. अपना जो फोर्स था 440 के ऊपर नेट होना चाहिए 10. इसका मतलब 430 नीचे लगना चाहिए, उसमें से 100 हो गया अपना ग्रेविटी. तो इसका मतलब 330 कौन होगा, टेंशन. तो इस तरह से आप देखते देखते क्वेश्चन कर सकते हो अगर चाहो तो. थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए.
Okay, now I'm coming to the last part of the question where I'm supposed to calculate tension as a function of y. तो मैं जहां पे हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों वहां पे ध्यान दो आप. हम लोग एक काम करते हैं, y हाइट पे चलते हैं और वहां पे टेंशन मान लेते हैं t एज ए फंक्शन ऑफ y. ओके, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे सब बच्चे, बाकी बोर्ड जो है पूरा आपके लिए खाली है. आपका ध्यान एकदम अर्जुन की तरह होना चाहिए इस पॉइंट पे. So now if you consider free body diagram of this part, total force in upward direction is Ty, then minus T2 minus यहां से लेकर यहां तक वाले हिस्से का मास कैसे निकलेगा. पूरी रस्सी का मास कितना है, 10 किलो. कितनी लंबाई है टोटल, 2 मीटर. दिस इज मास पर यूनिट लेंथ इंटू वाई इंटू जी. ये देखिए ध्यान से, ये जो आगे वाली टर्म है ना, ये आगे वाली टर्म है वाई लेंथ का मास इंटू जी इज इक्वल टू 10/2 इंटू वाई इंटू ए. ये आगे वाली जो टर्म है ये है यहां से यहां तक का मास. तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ. नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ दिस वाई लेंथ इंटू एक्सेलरेशन. सो टी एज अ फंक्शन ऑफ वाई विल बी इक्वल टू T2 विच वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड 220 प्लस 5y into g which will be equal to 50y plus 5 times y. सॉल्व कर सकते हो आप इसको, जगह कम है लेकिन मैं फिर भी इसको चिपका रहा हूं फाइनली. Ty इज इक्वल टू 220 प्लस 55y. अब आप इसमें किसी भी जगह की टेंशन लिख सकते हैं. जैसे y बराबर 0 डालेंगे तो 220 आ जाएगा. y बराबर 2 मीटर डालेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन आ जाएगी 330. और y बराबर 1 मीटर डालेंगे तो मिडल पॉइंट की टेंशन आ जाएगी 275. आप रस्सी के किसी भी पॉइंट की टेंशन निकाल सकते हो. इंटीरियर के लिए एक शानदार क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि मान लो इसको 100 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो बताओ 75th हिस्से और 25th हिस्से की टेंशन का रेशियो कितना होगा. ठीक है, तो इस तरह के और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन है अब आपके सामने, और अब इन तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों को न्यूटन्स लॉ लगाना है फॉर एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट्स. क्या क्या पूछा जा रहा है मैं आपको पहले बता देता हूँ. एक तो आपको रस्सी की टेंशन बतानी है, एक इसका एक्सीलरेशन बताना है. इस रस्सी में टेंशन बतानी है, एक इसका एक्सीलरेशन बताना है. इस रस्सी में टेंशन T1 और T2 दो होंगी और एक इसका एक्सेलेरेशन बताना है. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं और आप हर एक क्वेश्चन को 2-2 मिनट का ब्रेक लेकर के सॉल्व करें और ठीक 6 मिनट तक रुकने के बाद आप वीडियो को दोबारा स्टार्ट करें, क्योंकि मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने जा रहा हूं. चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं. सो because we know that if it is a continuous string then tension is uniform throughout. This is 10 Newton. Okay, and the acceleration is a. If acceleration is a here, acceleration has to be a here because रस्सी से वो जुड़े हैं. मैं आपको अभी स्ट्रिंग कंस्टेंट नहीं पढ़ाया है, लेकिन ये जनरल नॉलेज हमारे को आती है कि अगर इसको मैं खींचूंगा तो ये उतना ही खींचेगा. अच्छा, इसका एक्सेलरेशन इधर ही मानना है, ऊपर नीचे क्यों नहीं माना, क्योंकि ये भी जनरल नॉलेज कॉमन सेंस है. ऐसे ब्लॉक रखे रखे उड़ते थोड़ी ना है. मान लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन n है, यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा 1000 न्यूटन. सो आई एम गोइंग टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ फॉर दिस ऑब्जेक्ट. 10 minus t is equal to 1 into a, and for that object t is equal to 100 into a. दोनों को एक बार जोड़ देते हैं. जैसे हम दोनों को जोड़ेंगे हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलने वाली है, दैट विल बी 10 डिवाइड बाय 101, एंड टेंशन की वैल्यू मिलने वाली है, दैट विल बी 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 101, यानी कि 1000 डिवाइड बाय 101 विच इज लेस देन 10 न्यूटन. मैंने क्यों लिखा है लेस देन 10 न्यूटन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मान लो एक क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि टेंशन की वैल्यू बताओ. आपको पता है कि ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट होगी, और ये बॉडी नीचे एक्सेलरेट होगी तो ये 10 इस टेंशन से बड़ा होना जरूरी है, तभी तो एक्सेलरेट होगी. सो इफ यू हैव ओनली वन ऑप्शन विच इज लेस देन 10 देन दैट विल बी योर आंसर. तो कभी जरूरत पड़े तो ऑब्जेक्टिव में आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि यार ये टेंशन पक्का
10 न्यूटन से छोटा आएगा, ये बात पक्की है, क्योंकि ये बॉडी नीचे एक्सीलरेट हो रही है। अगर आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था जो मैंने पूछा नहीं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुली के ऊपर हिंज ने कितना फोर्स लगाया, तो वो फोर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, इन दोनों का मिला के आता है T√2। T we have already calculated, so the reaction force applied by hinge will be exactly opposite of this. This will be R। कोई आपसे पूछ भी सकता है रिएक्शन फोर्स कितने एंगल पे लगेगी, 45 डिग्री पे। कितनी लगेगी? T√2। मैंने क्या किया, रस्सी का कुछ हिस्सा, क्योंकि रस्सी वैसे भी मासलेस है, रस्सी का कुछ हिस्सा पुली के साथ ही अटैच कर दिया। तो ये जो भी जो भी येलो ब्लू कलर में मैंने मार्क किया है ना, दिस इज पार्ट ऑफ पुली ओनली, बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस। तो हम अगर थोड़ी बहुत स्ट्रिंग इस पर छोड़ भी देते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रिंग को इसका हिस्सा नहीं मानता तो मुझे पुली के ऊपर रिएक्शन फोर्सेस बनाने पड़ते इस तरह से। किसके रिएक्शन फोर्सेस बनाने पड़ते? रस्सी के। तो इस तरह से हम पुली के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले इधर T, इधर भी T, इधर M2G साइन बीटा, इधर M2G कॉस बीटा। किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। इफ दिस एंगल इज बीटा, दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा। तो जो इधर वाला कंपोनेंट होगा दैट विल बी कोस कंपोनेंट एंड द अदर कंपोनेंट विल बी साइन कंपोनेंट। सिमिलरली हियर इट इज M1G sin alpha, here it is M1G cos alpha, and I am assuming that acceleration is A here, so acceleration will be A here। किसी एक डायरेक्शन में आपको एक्सेलेरेशन माननी पड़ेगी, और अगर वो नेगेटिव आना होगा नेगेटिव अपने आप आएगी, जीरो आना होगा जीरो अपने आप आएगी। सो यू अप्लाई न्यूटन्स लॉ अलोंग द इंक्लाइन। इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, पर फिलहाल उसकी अपने को ऐसे कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर जो न्यूटन्स लॉ लगा रहा हूं वो अलोंग द इंक्लाइन लगा रहा हूं। सो M1G साइन अल्फा माइनस T इज इक्वल टू M1 इंटू ए। यहां T माइनस M2G साइन बीटा बराबर M2 इंटू ए। इन दोनों को जोड़ दें तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा M1G साइन अल्फा माइनस M2G साइन बीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2, एंड यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट टेंशन विच इज M2G साइन बीटा प्लस M2 टाइम्स ए की वैल्यू यहां से रख देना है। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस में मैंने आपसे, अच्छा एक क्वेश्चन में और बना सकता हूं यहाँ पे, इसमें भी पुली के ऊपर फोर्स पूछा जा सकता है। तो यहां से एक टेंशन, यहां से एक टेंशन, और इन दोनों के बीच का एंगल आपको बताया, तो आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। √T² प्लस T² प्लस 2T कॉस दोनों के बीच का एंगल विच इज 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, एंड द सेम फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द हिंज because pulley is massless object, so whatever force is applied by the string will be definitely balanced by someone else, और वो कौन है यहाँ पर? हिंज। एक दूसरा एस्पेक्ट आपको मैं इसमें बताना चाह रहा था, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि सिस्टम वाली अप्रोच को भी समझें। तो इस क्वेश्चन में आप इस तरह का एक सिस्टम बना सकते हैं। हाउ मच इज द पुलिंग फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग दिस स्ट्रिंग, आप सिस्टम की इक्वेशन लिख सकते हैं इसके अंदर। आप देख सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग कितना फोर्स इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, तो वो है 10। कौन कौन है जो स्ट्रिंग के अलोंग एक्सेलेरेट हो रहे हैं? तो 1 and 100। क्या दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है? यस। तो इससे फटाक से आपका एक्सेलेरेशन डायरेक्ट आ सकता है। दिस इज अल्टरनेट अप्रोच। सिस्टम की अप्रोच से क्वेश्चंस जल्दी हो जाते हैं, और सिस्टम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे, और इस तरह से पढ़ेंगे कि जब एक्चुअल में सिस्टम पढ़ने का नंबर आएगा तब तक आप ऑलरेडी सिस्टम में माहिर हो चुके होंगे। सिमिलरली यहां पर एक सिस्टम मैं बना सकता हूं। मैंने मान लिया M1G साइन अल्फा M2G साइन बीटा से बड़ा है, इसका मतलब अलोंग द स्ट्रिंग नेट फोर्स आएगा दिस। आप यूं समझे कि इट इज जस्ट लाइक टग ऑफ वार।
टग ऑफ वॉर में क्या होता है, दो प्लेयर्स होते हैं, एक उधर खींचता है एक इधर खींचता है। आप इमेजिन करें कोई इधर खींच रहा है कोई उधर खींच रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग बात करें। सो m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा डिवाइड बाय टोटल मास इज डायरेक्ट, यू कैन डायरेक्टली राइट एक्सेलेरेशन हियर। इधर से इधर से, इधर से कौन खींच रहा है उधर से कौन खींच रहा है, जो जीता वो सिकंदर। So this minus this divided by total mass can be directly written as acceleration, and this is the approach of system which you will learn day by day and you will command it by the time it will actually come. Okay? तो दो क्वेश्चन ये हो गए, अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन बच्चों सिस्टम के चक्कर में फंडामेंटल जो हम लोग न्यूटन्स लॉ लगाते हैं एक एक ऑब्जेक्ट पे, वो नहीं भूलना। इसीलिए मैं पहले फंडामेंटल तरीके से बताता हूँ और बाद में सिस्टम के अप्रोच आपको बताता हूँ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन तीनों में से, इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg साइन 37, इधर लग रहा होगा t1, इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं a। इधर ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल द पुलीज आर आइडियल, इधर t1 इधर t2, इसका एक्सेलेरेशन हो गया a। इधर t2 इधर mg साइन 53 और इसका एक्सेलेरेशन हो गया। सबका एक्सेलेरेशन सेम क्यों हुआ? बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। सो आई एम अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ हियर। आपकी तसल्ली के लिए मैं इसका mg cos 37 भी बना रहा हूँ, लेकिन फिलहाल उसका कोई इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होगा। इसमें n प्राइम और नीचे लग रहा होगा mg, इसमें n डबल प्राइम और नीचे लग रहा होगा mg cos 53. So I am applying Newton's law along the incline, which is mg sin 37 3 mg by 4 minus t1 is equal to m into a. Equation number 1. इसके लिए लगाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, तो आई कैन राइट t1 माइनस t2 इज इक्वल टू ma। तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए लगाते हैं तो आई कैन राइट t2, इधर जगह नहीं, ऐसा करते हैं यहां लगा देते हैं t2 माइनस mg इंटू 4/5 इज इक्वल टू m इंटू a। अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दूं, तीनों को जोड़ रहा हूं मैं, 1 + 2 + 3, t1 and t1 gets cancelled, t2 and t2 gets cancelled and you will get, इधर से इधर आइए, 3/4 माइनस 4/5 mg डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स m, दिस विल बी योर एक्सेलेरेशन। आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो नेगेटिव आ गया, आ जान दो नेगेटिव। अगर ये एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है इसका मतलब ये है कि आपने गलत डायरेक्शन में मान लिया था, डायरेक्शन इसकी ठीक उल्टी होगी। इसका मतलब ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, ये सिस्टम वैसे चलेगा। मैंने जानबूझकर इस केस में एक्सेलेरेशन उल्टा माना था ताकि नेगेटिव एक्सेलेरेशन आने पर आपके मन में जो डर डेवलप होता है उस डर को मैं निकाल सकूं। सो वेन एवर एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव इट मीन्स आपको उल्टा करना है, दैट्स इट। सो इफ यू हैव कैलकुलेटेड एक्सेलेरेशन, आप उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को यहां रख सकते हैं, t1 आ जाएगा, उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को यहां रख सकते हैं, t2 आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी ट्राइड विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। आप इन तीनों के एक सिस्टम को इमेजिन करो, somebody is pulling like this, उधर का खींचने वाला ज्यादा ताकतवर है, तो इसका मतलब पुलिंग फोर्स कितना होगा, 4 mg/5 माइनस 3 mg/5। जस्ट थिंक लाइक दिस, दो बच्चे हैं, एक उधर से खींच रहा है एक इधर से खींच रहा है, वो जीत गया। तो 4 mg/5 माइनस 3 mg/5 डिवाइड बाय 3m, 4 mg/5 माइनस 3 mg/5 माइनस 3, एक सेकेंड, this is 3/5, this is also 3/5. Okay, so 4 mg/5 minus 3 mg/5 divide by total mass is equal to a। तो सिस्टम वाली अप्रोच से आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। ओके, सो 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब 1-2 प्रॉब्लम्स हम और करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दूंगा, 8-10 क्वेश्चंस दूंगा जिसमें इसको अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन फिर से एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही है। मेरे पास एक पुली है, उस पुली से इस तरह से एक पिंजरा, केज जो होता है, मोस्टली इस तरह के केज का इस्तेमाल जो है पेंटर्स वगैरह करते हैं। एक केज है, वो केज कनेक्टेड है लाइक दिस,
and there is a string like this and the person is holding the string. वो आदमी अपने हाथ में इस रस्सी को होल्ड करके खड़ा हुआ है. इसका वेट है 50 kg और जो केज है उसका वेट है 20 kg. ओके. और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये हवा में लटका हुआ है. क्वेश्चंस हमें इसमें क्वेश्चंस क्या क्या है वो देखते हैं. कैलकुलेट फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन इफ. अब इसमें कुछ ऑप्शन है बहुत सारे, कुछ पार्ट्स हैं बहुत सारे. फर्स्ट, सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. बी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब कितना. बी, सिस्टम एक्सेलरेट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन with acceleration is equal to 1 meter per second square. C, system accelerates in downward direction with acceleration equal to 1 meter per second square. ठीक है. D, reaction force. कौन सा वाला रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल between person and cage in all above cases. तो ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है. और एज यूजुअल आप एक पॉज लेंगे और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे. आई एम कंटिन्यूइंग विद द सॉल्यूशन. सबसे पहला काम हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं बच्चों. ये पर्सन जो भी फोर्स इस पे लगा रहा होगा ना, एक्चुअली अगर हम रस्सी की बात करें तो रस्सी इज मासलेस. सो वट एवर फोर्स इज अप्लाइड बाय दिस पर्सन ऑन दिस स्ट्रिंग विल बिकम द टेंशन ऑफ दिस स्ट्रिंग. हाउ? थिंक अबाउट दिस सिचुएशन. दिस स्ट्रिंग इज मासलेस और उसमें नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है. तो इफ आई एम पुलिंग इट विद फोर्स एफ and something is pulling with force T, then F and T has to be equal. मैं इसको F से खींच रहा हूँ तो ये भी मुझे F से ऊपर खींच रहा होगा. एक्शन रिएक्शन. रस्सी को नीचे खींचा जा रहा है तो रस्सी भी मुझे ऊपर खींच रही है. उसके अलावा एक फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल. यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन और इसके ऊपर नॉर्मल. मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया. और उसके अलावा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 500 और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स 200. अब हम देखते हैं कि इसमें किस किस पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं. तो देखो बच्चों, केज के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उनको रेड बॉक्स में मैं मार्क कर रहा हूं. केज के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं. नॉर्मल, ग्रेविटी और एक टेंशन. ठीक है. आदमी के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं. नॉर्मल फोर्स जो वो टेंशन, क्योंकि ये T बराबर F तो मैं यहाँ साबित कर ही चुका हूँ ऑलरेडी. ठीक है. उसके अलावा ग्रेविटी और बस 3 फोर्स लग रहे हैं. हमारे पास अलग अलग सिचुएशन है. टेक्निकली देखा जाए तो जो पहली सिचुएशन है उसमें एक्सेलेरेशन बराबर 0 है. दूसरी वाली सिचुएशन में जो एक्सेलेरेशन है वो +1 है ऊपर की तरफ. और तीसरी वाली सिचुएशन में -1 है. तो मैं काम करता हूँ, एक जेनेरिक सॉल्यूशन बना देता हूँ एंड यू कैन राइट डाउन, यू कैन पुट द वैल्यू 0 for case 1, for case 2 1 and for case 3 -1. सबसे पहले हम इस केज का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस पे न्यूटन्स लॉ लगाते हैं. तो T ऊपर लग रहा है, उसके अलावा N नीचे लग रहा है, उसके अलावा 200 नीचे लग रहा है. मास कितना है इसका 20. मैंने मान लिया ये सिस्टम पूरा ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है. दिस इज न्यूटन्स लॉ for cage. Now I am applying Newton's law for the person. N ऊपर लग रहा है, F भी ऊपर लग रहा है. F किसके बराबर है लेकिन T के, तो मैंने F की जगह T लिख दिया. -500 इज इक्वल टू 50 इंटू A. अगर ये पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो ये पर्सन भी तो A से ऊपर जा रहा होगा ना. पूरा सिस्टम A से ऊपर जा रहा है. 2 इक्वेशन हो गए. अब दोनों को एक बार ऐड कर देता हूं मैं. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो T और N, एक सेकेंड,
हाँ, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टी नहीं कटेगा भाई, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टी जुड़ेगा। सो 2 टाइम्स टी -700 इज इक्वल टू, एक्चुअली एन कटना है, इज इक्वल टू 70 टाइम्स ए। अब मैंने एक जेनरिक इक्वेशन बना ली, अब मैं इससे सारे आंसर दे सकता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट के लिए मुझे एक्सेलरेशन 0 डालना है, तो जो टी आएगा, टी यानी कि फोर्स आएगा, उसकी वैल्यू अपने को मिल जाएगी, टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 2 विच इज 350। सेकेंड वाले केस के लिए व्हेन एक्सेलरेशन इज 1, टी विल बी इक्वल टू 770 डिवाइडेड बाई 2। ओके, थर्ड वाले केस के लिए क्योंकि सिस्टम नीचे एक्सेलेटेड है तो आप -1 का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे आप -1 का इस्तेमाल करेंगे, F इज इक्वल टू टी विल बी इक्वल टू 630 डिवाइड बाई 2। तो आप हर केस का जवाब इससे दे सकते हो। एक्सेलेटेड ऊपर है तो प्लस में डाल दो, नीचे है तो माइनस डाल दो, एक्सेलेशन 0 है तो 0 डाल दो। अब देखो बच्चों, मैंने ये सब कैलकुलेट कर लिया और मेरे को इन सभी केसेस में नॉर्मल भी चाहिए था। तो मैं एक काम करता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन के लिए यहाँ पर से टेंशन को उठा के यहाँ डाल देता हूँ। तो मैं एक नॉर्मल का भी जेनरिक सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। नॉर्मल इज इक्वल टू 500 प्लस 50 टाइम्स ए, 500 प्लस 50 टाइम्स ए प्लस टी, टी इज इक्वल टू 700 प्लस 70 ए डिवाइड बाई 2। सो इट इज 700 प्लस 70 ए डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देखो, यह 350 और ये 500, दिस विल बी 850, 50a प्लस 35a, 50 प्लस 35 is 85a. This will be the normal reaction. In every case you can calculate normal reaction. फर्स्ट वाले केस में आपको नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, फर्स्ट वाले केस में निकाल सकते हो। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 850। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रही। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग नॉर्मल, इट इज 500 प्लस 50a माइनस टी, गड़बड़ हो रही थी, दिस इज नॉट प्लस, दिस इज माइनस। ओके, माइनस टी होगा। और जब मैं t में 350, यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस होगा, 500 में से 350 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 150, 35 माइनस होगा तो क्या होगा, 15। एक्चुअली मैंने जोड़ दिया, उसके बजाय उसको घटाना था। सो इन फर्स्ट केस व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, नॉर्मल विल बी 150। In second case, when acceleration is 1, normal will be 165, and in third case, it will be 135. So in any other case, you can calculate normal action. Even when the entire system is moving with constant acceleration, constant velocity, then also you can solve it. Constant velocity से ऊपर या नीचे मूव करने का मतलब है बच्चों केस नंबर 1, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 होना। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे इसके अंदर ट्रिकी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि रस्सी की जो ब्रेकिंग टेंशन है जिस पर रस्सी टूट जाती है, सपोज करो मैंने कह दिया 1000 न्यूटन है, तो बताओ वो मैक्सिमम कितने एक्सेलेरेशन से एक्सेलेरेट हो सकता है। तो व्हेन आई एम सेइंग दैट मैक्सिमम टेंशन कैन बी 1000 न्यूटन, which means that you are limiting this value. So if this value is limited, then this value is also limited. तो उस तरह के भी इनोवेटिव क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। लास्टली हम इसको सिस्टम के अप्रोच से करके डायरेक्ट इस जगह पे पहुंच सकते हैं। हाउ मच इज द एक्सटर्नल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो 1 और 2 2t अपवर्ड। हाउ मच इज द एक्सटर्नल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, 700, this plus this. Why I am not writing normal action? Because normal action is internal force. यहां पर ये टेंशन एक्सटर्नल है क्योंकि इस सिस्टम से बाहर वाले ऑब्जेक्ट यानी पुली ने लगाया है। ठीक है, 2t माइनस 700 इज इक्वल टू दिस इंटू ए, 50 इंटू ए प्लस दिस इंटू सेम ए, 20 इंटू ए। सो यू विल लैंड अप एट दिस पोजिशन डायरेक्टली। इसका मतलब सिस्टम की इक्वेशन से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पहुंच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम सभी सवालों के जवाब यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चों एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और वो ये है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट है यहाँ पर टेंशन बताओ, तो बहुत से बच्चे उसका आंसर देते हैं 700। इसका आंसर 700 नहीं आएगा। वो कैसे देते हैं 700 और सोचते हैं इसके नीचे जो मास लटका हुआ है ना
वो टोटल जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पे जो टेंशन होगा दैट विल बी 2t, नॉट m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो चलिए ये एक और क्वेश्चन था। अब मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। मेरे ख्याल से इस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ कर लिया एक्सलेटेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। होमवर्क में आपको करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो करना है बच्चों सॉर्ट एग्जाम्पल्स। सॉर्ट एग्जाम्पल्स में आप प्रैक्टिस करेंगे 1 से लेकर 15 तक। ये आपको डाउट क्लास में डिस्कस करना है, जूम डाउट क्लास में। एक्सरसाइज 1 फर्स्ट पार्ट में आपको करना है अप टू सी, विच आई विल डिस्कस इन द क्लास। सेकेंड पार्ट में करना है अप टू सी। ठीक है, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2 में भी करने हैं, जो मैं आपको भी देता हूं। मैच दी कॉलम नंबर 2। ठीक है, और एक्सरसाइज में से दे रहा हूं एक्सरसाइज 2, यहां लिख रहा हूं। ये तो हो गया बच्चा एक्सरसाइज 1 का होमवर्क। एक्सरसाइज 2 का होमवर्क यहां लिख देता हूं। एक्सरसाइज नंबर 2 फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों पार्ट में से कुछ कुछ करना है। फर्स्ट में से करना है 1 से 4, 1 to 4, और सेकंड में से करना है 3 and 4, ओके। थर्ड में से करना है 2 and 3, उसके अलावा करना है फोर्थ पोर्शन में से भी करना है कॉम्प्रेंशन नंबर 2, ये करना है। ये आपका होमवर्क है। आपका आज का उद्देश्य ये होना चाहिए कि केवल इसी को कंप्लीट करें। डीपीपी नंबर 16 अभी नहीं करना, 15 अपन ने ऑलरेडी कर लिया। डीपीपी 16 उसके नेक्स्ट वाले टर्म पे करेंगे। आप सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर सॉर्ट एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, फिर ये एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। चलिए, गुड लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।